इंटर मैथमेटिक्स बाय मनीष भैया के चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग एग्जाम का अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और मैं भी आपको यूट्यूब के माध्यम से जो है जो भी एग्जाम में पूछने वाले जो भी गेसिंग क्वेश्चन है या जो भी वीवीआई क्वेश्चन है वो यूट्यूब के माध्यम से आप लोग के बीच ला रहे हैं। ये सारे जितने भी क्वेश्चन है सारे का रिवाइज करें और अच्छे से तैयारी करें। पहला क्वेश्चन जो है ना, पहला क्वेश्चन आपका स्टैटिक्स का क्वेश्चन जो है, यहाँ करना है क्या कि निम्नलिखित आंकड़े का माध्य निकालना है। ये अवर्गीकृत आंकड़ा का क्वेश्चन है, समझे। 2 नंबर में पूछता है, जैसे चरमान दे दिया है, बारंबारता दे दिया है, समझे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्या होगा आपका चरमान का, चरमान, इसके बाद आपका क्या होगा बारंबारता एफ, चरमान को एक्स कहते हैं, समझे। और यहाँ आपका एफ गुने एक्स होगा। अब यहाँ देखते क्या है, 3 गो बॉक्स बना लीजिए। अब ये देखिए, पहला है 4, 6, 8, 10 और ये 12। ध्यान से एक बॉक्स इसमें हमेशा एक्स्ट्रा बनाना, समझे। एक बॉक्स एक्स्ट्रा बनाना। अब देख, अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ पर बारंबारता आपका 4 है, 8 है, 14 है, 11 है और 3 है, समझे। अब इन दोनों को क्या करना है, गुना करके लिखना है। इसमें गुना करना है, 4 चौके 16 हो जाएगा आपका, 6 अठे 48 हो जाएगा आपका, 14 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3, 8 3 11 हो जाएगा। और यहाँ 10 में 11 से करिएगा तो 110 हो जाएगा और 12 3 36 हो जाएगा। अब क्या करना है, हमको बारंबारता को जोड़ना है और सिग्मा एफ एक्स को जोड़ना है, समझे। या 4 8 12, 8 4 12, 12 और 4 12 4 16, 16 17 18 19 20, 20 के 0 हाथ में, 20 के 0 हाथ 2 3 4 40 हो जाएगा। अब देखिए इसका इकाई अंक को जोड़ेंगे। इकाई 8 8 सुनो, 8 4 8 6 14 15 16 16 6 22 के 2 हाथ में 2 2 1 3 2 1 3 3 और 4 7 7 1 8 8 1 9 9 और 3 9 10 11 12 12 के 2 हाथ में 1 1 1 1 2 3 2 3। अब यहाँ देखते हैं माध्य बराबर क्या लेंगे, माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स है, सिग्मा एफ एक्स है। अब यहाँ देखते हैं सिग्मा एफ एक्स का मान, तो सिग्मा एफ एक्स का मान क्या आएगा 322 अब बट्टा में ये आपका 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और ऐसे ही इसको काटेंगे तो 4 से कट जाएगा, छोटी 4 से नहीं कटेगा, यानी कि डायरेक्ट भाग दे दो, भाग दे दो। इसमें 40 है तो 40 से हम देखेंगे 8 चौक 32, 8 चौक 32 कट जाएगा, 2 दशमलव देंगे तो 20, 20 तो 0 तो एगो और 0 तो क्या बार में 5 बार में, यानी कि 8.05 यही इसका आंसर होगा। सुनिए, कहता है ये द्वि चर वाला रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है, द्वि चर वाला रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है। इसमें जो है ना हलों की संख्या पूछता है। कौन सी पूछता है, हलों की संख्या। देखिएगा, कहता है के किस मान के लिए समीकरण जो है के एक्स प्लस वाई बराबर 1 और जो है के प्लस 1 एक्स प्लस 2 वाई बराबर 3 का कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसका के का मान निकालते हैं। हम देखो इसमें क्या करता है, इसमें शर्त देखते हैं। जैसे a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 है, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 है। ध्यान देना, a1 b1 c1 a2 b2 c2 यहाँ संख्या के तरह काम करेगा, x y केवल वेरिएबल है, समझे। तो यहाँ 3 गो शर्त निकलेगा, a1 बट्टा a2 a2 कहते हैं। तो यहाँ x के गुणांक का बट्टा करेंगे तो मतलब x1 बट्टा x2, समझे। यहाँ b1 बट्टा b2 यहाँ c1 बट्टा c2। पहले x के गुणांक का हम क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे, फिर y के गुणांक का अनुपात निकालेंगे, फिर अचर पद का अनुपात निकालेंगे, बात समझे। अब यहाँ देखिएगा शर्त आएगा, शर्त क्या आएगा, जैसे हमको आ गया कि a1 बट्टा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2, मतलब पहला दूसरा बराबर नहीं है, पहला दूसरा बराबर नहीं है, मतलब तो इसका मतलब इसका एक हल होगा, एक हल है। एक हल को हम कभी कभी बोलते हैं ना अद्वितीय हल है। कौन हल है, अद्वितीय, अद्वितीय हल है। एग्जाम आपको अद्वितीय हल ही कहेगा, समझना। इसी तरीके से दूसरा शर्त हम देखते क्या है, दूसरा शर्त a1 मतलब कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2
डज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। पहला दूसरा बराबर लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, इसका मतलब इसका जो है कोई हल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कोई हल नहीं। तीसरा तीसरा क्या कर रहा है? A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। ध्यान दीजिएगा, आपको पहला दूसरा तीसरा तीनों बराबर हो तो इसका अनंत हल होगा। इसका कौन सा हल होगा? अनंत हल होगा। फिर से देखो, पहला दूसरा बराबर नहीं है तो एक हल होगा, इसको अद्वितीय हल कहते हैं। पहला दूसरा बराबर तीसरा बराबर नहीं है तो इसको कोई हल नहीं होगा। समझ ना, इसका मतलब पहला दूसरा तीसरा तीनों बराबर है तो इसका अनंत हल होगा। एक बात जान लो यहाँ पे कि अगर हल है तो उसको संगत कहेंगे, हल है तो संगत कहेंगे, हल नहीं है तो असंगत कहेंगे। जैसे इसका क्या है? एक हल है इसका मतलब ये संगत होगा। क्या होगा? संगत। और नीचे भी कह रहा है इसका अनंत हल है तो ये भी संगत होगा, मतलब इसका भी हल है इसका भी हल है, संगत है। लेकिन इसका कोई हल नहीं है तो इसको क्या कहेंगे? असंगत कहेंगे, असंगत। बात समझे? हल है तो संगत, हल नहीं है तो असंगत। एक बार फिर से समझ लो, पहला दूसरा बराबर है तो एक हल होगा, इसको अद्वितीय हल है होगा, हल है तो इसको संगत कहेंगे। पहला दूसरा बराबर है तीसरा बराबर नहीं है तो इसका कोई हल नहीं होगा। जब हल नहीं है तो इसको असंगत कहेंगे। पहला दूसरा तीसरा तीनों बराबर है तो इसका मतलब इसका अनंत हल होगा, हल है तो इसको संगत कहेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए क्वेश्चन पर देखते हैं। तो इसी के आधार पर हम इधर बनाते हैं क्या कि के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना का जो है कोई हल नहीं है तो के का मान निकालना है। तब यहाँ देखते हैं कि एक्स प्लस में वाई माइनस, ये प्लस में है ना, इधर लाएंगे तो माइनस बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा अगल का कहता है के प्लस 1x प्लस में 2y, ये प्लस में इधर आएगा तो -3 बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। अब देखते हैं क्या A1 बट्टा A2 निकालेंगे। A1 बट्टा A2 तो यहाँ x का गुणांक k है, या x का गुणांक k प्लस 1 है। समझे? इसी तरीके से B1 बट्टा B2 निकालते हैं। B1 बट्टा B2 तो x का गुणांक 1 है, भले y का गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ y का गुणांक 2 है तो 2 होगा। C1 बट्टा C2 क्या होगा? x का अचर पद -1 है, यहाँ -3 है तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1 बट्टा। हर क्वेश्चन में आपको A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 निकालेंगे प्रश्न से। शर्त क्या है कि समीकरण 1 और 2 का कोई हल नहीं है। इसका मतलब शर्त क्या करता है? कोई हल नहीं है। इसका मतलब क्या करता है? A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 और डज नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2। ये इक्वेशन ए मान लेते हैं, ये इक्वेशन ए मान लेते हैं। बात समझिए, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 और डज नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2। ए से समीकरण ए से क्या, जब भी अगर डज नॉट वाला होगा उसको छाड़ देंगे, हम बराबर वाला को लेके चलेंगे तो क्या होगा? A1 बट्टा A2 और बराबर B1 बट्टा B2 बराबर A1 बट्टा A2 का मान कितना है? k बट्टा k प्लस 1। अब B1 बट्टा B2 का मान क्या है? 1/2। अब इसको कैचिया गुना करेंगे, समझे? तो 2k अब बराबर यहाँ हो जाएगा k प्लस 1, इससे इसमें गुना, इससे इसमें गुना। अब 2k बराबर -1 बराबर 1 हो जाएगा तो k काटेगा तो k का मान 1 होगा। यही इसका हल होगा। मतलब कि इसका कोई हल तभी नहीं होगा जब k का मान 1 आएगा। बात समझे? तीसरा क्वेश्चन जो है त्रिकोणमिति का प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि sec पे पावर 4 थीटा माइनस tan पे पावर 4 थीटा बराबर 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा है। समझे? तो इसका पहले LHS लेंगे। क्या लेंगे? LHS लेंगे। देखिएगा sec 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा। एक बात समझो, जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। समझे? इसी प्रकार से पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर क्या होगा? बोलो तो पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू होगा। देखिएगा अब यहाँ पर 4 पावर है तो 4 पावर का कोई फॉर्मूला नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर। बात समझे? यहाँ माइनस है tan स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कहता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस बी। ध्यान दो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस
बी। अब देखते हैं क्या sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है 1 होता है। तो sec थीटा प्लस tan थीटा tan स्क्वायर थीटा याद रखिए इसका मान 1 हो जाएगा। बात समझे, इसका मान 1 हो जाएगा। तो sec स्क्वायर थीटा अब प्लस में tan स्क्वायर थीटा। हमको जो प्रूफ करना है उसमें tan केवल है तो याद कर लीजिए। जैसे कहता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 होगा। ये संबंध है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से sec थीटा का मान निकालेंगे तो माइनस में इधर प्लस में चला जाएगा तो 1 अब प्लस में tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हमेशा याद रखना कि यहाँ sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ देखिए sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर, हमको यहाँ लाना है केवल tan लाना है। तो tan लाना है तो sec की जगह sec को हटाएंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे समझे। अब प्लस में tan स्क्वायर थीटा सुने ना 1 देखिए tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर मिलकर 2 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर RHS प्रूफ हो जाएगा। समझे RHS प्रूफ हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है चौथा नंबर का क्वेश्चन आपका द्विघात समीकरण का है। किसका है द्विघात समीकरण का। कहता है समीकरण x प्लस में 1/x बराबर जो है 3 है जहाँ x डज नॉट इक्वल टू 0 के मूल निकालना है। तो इससे हमको कोई मतलब नहीं, इससे ऐसे ही दे दिया x का मान 0 नहीं होना चाहिए। देखिएगा x प्लस में 1/x बराबर 3 है। अब यहाँ पर बट्टा में 1 है तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो x होगा। दोनों का एलसीएम कितना होगा x होगा। एक के बारे में x के बारे में x बार में तो x में 1 से गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस में x के बारे में x के बारे में एक बार में तो 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा बराबर 3। यहाँ देखते हैं क्या है x स्क्वायर प्लस 1 बराबर ये इधर चला जाएगा भाग में तो गुना में समझे। इसके बाद x स्क्वायर ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में तो माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। अब इसको क्या करना है द्विघात समीकरण से बनाना है। तो या तो आप फार्मूला से बना लीजिए ना तो ऐसे बना लीजिए। तो यहाँ से हमको फार्मूला द्विघात सूत्र से बनाना पड़ेगा समझे। एक का ऐसा फैक्टर करे कि क्या कहता है जोड़ने पर 3 गुना करने पर जो एक आएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन ऐसा कोई संख्या नहीं है तो यहाँ a का मान तो x का गुना हमेशा याद रख लेना। जैसे ax स्क्वायर प्लस में ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c बराबर 0 है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है द्विघात समीकरण है। तो यहाँ से हमेशा d का मान निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac समझे। तो द्विघात सूत्र क्या होगा द्विघात सूत्र क्या होगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे समझे। तो यहाँ देखिए a का मान क्या होगा x के गुणा को 1 है b का मान आपका माइनस 3 और c का मान 1 होगा समझे। a का मान आपका जो है x का गुणा b का मान यहाँ x का गुणा और c का अचर पद हो जाएगा। तो पहले d निकालते हैं d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ देखते हैं यहाँ b के जगह माइनस 3 का स्क्वायर और 4 गुने a के जगह 1 और b के जगह 1। अब देखते हैं 3 का स्क्वायर 9 और ये आपका हो जाएगा 4 में से इतना घटेगा तब 5 हो जाएगा समझे 5 हो जाएगा। अब यहाँ क्या देखते हैं द्विघात सूत्र से द्विघात सूत्र से किससे द्विघात सूत्र से जो है हम देखते हैं क्या x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। अब देखिएगा यहाँ पर हम देखते हैं क्या है माइनस b का मान कहाँ है यहाँ से माइनस 3 यहाँ पे माइनस 3 प्लस माइनस b का मान आपका क्या है 5 है। b का मान कितना है 5 है। और यहाँ पर देखो 2 और a के जगह कितना है 1 है यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। अब यहाँ पर 3 प्लस एगो प्लस में है एगो प्लस में है एगो माइनस में तो 5 बाई 2 और 3 माइनस रूट 5 बाई 2 यही दोनों आंसर होगा। बस है ना। इसको आप द्विघात ये गुणनखंड से चाहिएगा तो ये नहीं बनेगा। बस है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है कोई किसका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है क्वेश्चन। तो x का मान निकालना है जिसके लिए बिंदु p का नियामक क्या है x 4 है एवं q का नियामक क्या है 9 10 है के बीच की दूरी 10 इकाई है। तो एक बात याद रख लीजिए ध्यान देना अगर मान के चलिए यहाँ दूरी सूत्र हमको देखना है क्या है a का कोऑर्डिनेट x1 y1 है b का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। ध्यान दो a का कोऑर्डिनेट x1 y1 है b का कोऑर्डिनेट x2 y2 है और इस दोनों के बीच का दूरी निकालना है मतलब AB मतलब AB तो क्या होगा पहला में से पहला घटाएंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस में दूसरा में से दूसरा घटाएंगे तो y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस पर रूट चढ़ा देते हैं इस पर क्या चढ़ा देते हैं रूट। एक बात याद रख लो जैसे AB है इसका स्क्वायर कर रहा है इधर स्क्वायर कर रहा है तो उधर भी स्क्वायर याद रखना ये डिस्टेंस फार्मूला है
ये क्या है, दूरी सूत्र है, सुने ना। अब क्या करते हैं, ए बी का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ देखते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से क्या होगा, रूट कट जाएगा। तो हम देखते हैं क्या है कि ए बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। याद रखिएगा हमेशा कि अगर ए बी पर स्क्वायर नहीं है तो इधर रूट चलेगा, ए बी पर स्क्वायर होगा तो इधर रूट नहीं चलेगा। देखिएगा इसी क्वेश्चन पर ये कंफर्म है, याद रखना है, ये सब क्वेश्चन कंफर्म है कि ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा, कंफर्म है। चलिए क्या कहता है, मान के चलो ए है यहाँ बी है, ए का कोऑर्डिनेट आपका जो है यहाँ पी है और यहाँ क्यू है। पी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई 4 है और यहाँ 9 10, यहाँ P का कोऑर्डिनेट क्या है, x4 है और Q का नियामक जो है 9 और 10 है। तो यहाँ लेट x1 y1, x1 का मान x है, y का मान 4 है, x2 y2, x2 का मान 9 है और y2 का मान 10 है। प्रश्न से, कहां से, प्रश्न से हम क्या देखते हैं, PQ का दूरी कितना दे दिया है, 10, क्या दिया है, PQ का दूरी 10 है, ये दूरी P से Q की दूरी 10 इकाई है। यहाँ PQ का स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब 10 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। P से Q की दूरी, तो पहला में से पहला घटाएंगे तो x माइनस 9 का होल स्क्वायर और प्लस में 4 माइनस 10 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा 4 माइनस 10 का स्क्वायर, अब 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, x माइनस 9 का होल स्क्वायर होगा प्लस में ये दोनों घटेगा तो 6, 10 में से 4 घटेगा तो 6 का स्क्वायर 36 अब बराबर 100 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा जब भी अगर ए पर स्क्वायर है तो इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर नहीं तोड़िए, समझ ना। यहाँ हम क्या देखते हैं कि ये x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस में 36 बराबर 100 है, तो x माइनस 9 का होल स्क्वायर ये प्लस में इधर कौन सी में जाएगा, माइनस में 36 हो जाएगा। अब देखते हैं क्या है, x माइनस 9 का होल स्क्वायर, x माइनस 9 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ 64 हो जाएगा, क्या होगा 64, स्क्वायर उधर कौन सी में जाएगा, स्क्वायर उधर कौन सी में जाएगा, रूट में। याद रखिए x माइनस 9 जब भी वर्गमूल निकलता है प्लस माइनस में, यानी कि यहाँ पर प्लस माइनस 8 हो जाएगा, 64 का वर्गमूल कितना होगा, 8 होगा। अब यहाँ 9 को भेजेंगे तो x बराबर जो है प्लस माइनस 8 और प्लस 9, यहाँ देखेंगे x बराबर एक बार 8 प्लस 8 लेंगे अब 9, यहाँ पर 1 दा 8 प्लस 9। अब यहाँ देखते क्या है, x बराबर, ध्यान देना थोड़ा सा देख लो, यहाँ 8 ये दोनों को जोड़ेंगे 17, 8 9 17, 8 9 17, यहाँ देखते हैं क्या 9 में से 8 घटेगा तो 1, यही आंसर होगा, एक 17 होगा, एक होगा। हाँ ये छठा नंबर आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, छठा नंबर किसका है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। कहता क्या है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 26 मीटर, 14 मीटर तथा 6.5 मीटर है, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। सुनो इसमें जो है ना घनाभ में, याद रखो घनाभ में कुल 4 फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, 4 फॉर्मूला। पहला है घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH। इसके बाद कहता है घनाभ क्षेत्रफल बोले या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोले तो क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तीसरा कहता है घनाभ का क्षेत्रफल, और चारों दीवार का क्षेत्रफल बोले या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी गुने एच होगा, समझे, 2 इंटू एल प्लस बी गुने एच होगा। और चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, घनाभ का विकर्ण क्या होगा, रूट ओवर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, समझे। देखिए अच्छा कि घनाभ जो है ना, ये चारों फार्मूला आप रट जाइए, यही 4 फार्मूला होता है। देखिएगा सॉल्यूशन हम करते हैं, देखिएगा सॉल्यूशन हम करते हैं तो क्या कहता है घनाभ, देखो यहाँ घनाभ
ये हो गया, इसको इससे मिलाए, इसको इससे मिलाए, इसको इससे मिलाए, ये हो गया LBH। समझे? माना घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई को L मान लेते हैं, चौड़ाई को B मानते हैं और ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, H मानते हैं। यहाँ L दिया हुआ है, L कितना दिया हुआ है, 26 मीटर, B कितना दिया हुआ है, 14 मीटर, और H कितना दिया हुआ है, 6.5 मीटर। तो कहता है घनाभ, घनाभ का क्या कहता है, पार्श्वत, पार्श्वत पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्वत पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी गुने एच। ध्यान दीजिएगा, तो हम देखते हैं क्या है, 2 इंटू एल, एल के जगह कितना निकला है, 26, बी के जगह 14 और एच के जगह कितना हो जाएगा, 6। यहाँ 2 गुने, ध्यान देना, ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14 में 26 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 होगा, छोड़ी 40 होगा। या 6 पॉइंट जो है इतना। अब ध्यान देना, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, एगो जीरो पहले से है, जीरो है, तो 8 पचे 40 के जीरो हाथ में 4, 8 6 48, 48 4 49 50 52, 52, एक संख्या के बाद दशमलव है, तो यानी कि 520 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यही इसका आंसर आएगा। आया छोटी इतना? तो ये भी क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। मेंसुरेशन का क्वेश्चन करता है किसी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है तथा इसका आयतन क्रमशः जो है 264 मीटर, समझ रहे ना, और 396 मीटर क्यूब है। तो बेलन का त्रिज्या एवं क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। देखिएगा, बेलन में कुल 5 फार्मूला है, बेलन में कुल 5 फार्मूला। पहला क्वेश्चन क्या आएगा, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसके बाद दूसरा होगा बेलन के आधार का परिधि, बेलन के आधार का परिधि 2 पाई आर होगा। इसके बाद आएगा बेलन आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र 2 पाई आर। एक होगा बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बोलिए, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। हमेशा एक बात याद रखिएगा, या बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोले या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोले, याद रख लो। तब बेलन में कुल मिला के क्या गो फॉर्मूला होगा, 5 गो फॉर्मूला होगा। बेलन में कुल मिला के क्या गो फॉर्मूला होगा, 5 गो। पहला हो बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बेलन के आधार का परिधि 2 पाई आर, अब बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, अब बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। और यहाँ पर बेलन का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। बेलन का क्या दे दिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आयतन दे दिया, समझ ना। तो देखिए बेलन क्या है, ये बेलन हो गया, ये त्रिज्या हो गया, ये ऊंचाई हो गया। तो यहाँ मान लेते हैं, माना बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या को आर मान लेते हैं एवं ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। अब यहाँ आर, ना हमको आर पता है ना हमको एच पता है, कहां से, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दे दिया है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 264। हम जानते हैं क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, यही ना होता है, 2 पाई आर एच। यहां से देखिए, दो से 2 कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा, 1 3 2, मतलब 132 बार में, यानी पाई आर एच का मान आपका आ गया 132। इसको रहने दीजिए तत्काल। पुनः पुनः प्रश्न से बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या है, बेलन का 396,
जब बेलन का आयतन कितना हो गया छोटू 396। अब यहाँ देखते हैं बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी कि 396। ये समीकरण आपका 2 हो गया। अब गौर कीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में हमको आर या एच दोनों में से किसी एक का मान निकालना है। हम डायरेक्ट क्या करते थे समीकरण 2 में 1 से भाग दे देते हैं, तब पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, यानी कि समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर, तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा पहले 2 को पाई आर स्क्वायर एच बट्टा में नीचे क्या हो जाएगा पाई आर एच। अब देखिएगा यहाँ पर 396, देखिए एलएचएस को एलएचएस से भाग देंगे, आरएचएस को आरएचएस से। अब देखो पाई से पाई कट जाएगा, इतना से इतना, इतना से इतना, यहाँ पर एगो आ रहा है, ये देखो 3 बार में कट जाएगा, तो आर का मान कितना आ गया 3, आर का मान कितना आ गया 3। अब यहाँ क्या करेंगे यही मान समीकरण क्या में समीकरण 1 में आर बराबर 3 रखने पर, आर का मान समीकरण क्या में रखेंगे समीकरण 1 में रखेंगे, यहाँ पाई आर एच बराबर कितना है, तो यहाँ 22/7 आर का मान हमको 3 निकल गया, एच का मान निकालना है, यहाँ पर 132 है, यहाँ से इसको काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, क्या बार में 6 बार में, इस 3 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो एच का मान 7 दूनी 14 मीटर हो जाएगा। अतः आर का मान 3 मीटर और एच का मान कितना आ गया, एच का मान कहता है कि 8वां नंबर क्वेश्चन जो है द्वि चर वाला रैखिक समीकरण के लिए, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, देख लो यहाँ जब जब याद रखना है क्या कि तुमको कि दोनों का अचर पद जब भी 0 रहे तो x का मान भी 0 आएगा, y का मान भी 0 आएगा। हमेशा याद रखना कि x y के अलावा अचर पद 0 है, इसका भी अचर पद 0 है, तो x का मान भी 0 आएगा, y का मान भी 0 आएगा। कभी कभी ये 2 नंबर में भी देता है, समझे, लुप्तीकरण विधि से इसको बनाएंगे। पहले एक नोट समझो, नोट √2 गुने √2, देखो रूट दोनों सेम रहेगा ना तो एगो 2 हो जाएगा, और √5 गुने √5 क्या होगा 5 होगा, √7 गुने √7 कितना होगा 7 होगा, रूट ए गुने √a कितना होगा a होगा, सुने ना, ये √11 गुने √11 कितना होगा 11 होगा। अगर दो संख्या सेम रहे और रूट में रहता एगो बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार नोट नंबर 2 में देखना है, नोट नंबर 2 में देखना क्या है, जैसे कि मान के √a गुने √b है, √a गुने √b है, तो यहाँ क्या होगा √ab हो जाएगा, मतलब √a और b में गुना हो जाएगा। इसी तरीके से √2 गुने √5 है, देखो यहाँ दोनों सेम था तब क्या करता था बाहर निकल जाता, यहाँ पर दोनों अलग अलग है, तो √2 गुने √5, तो √2 गुने 5 हो जाएगा, यानी कि 5 दूनी 10 हो जाएगा। क्या होता है ये दोनों में गुना हो जाता है, 5 है तो 5 3 15, देख रहे हैं ये दोनों में गुना हो जाता है, ये दोनों में गुना हो जाएगा। √5 गुने √7 है तो 7 5 35 हो जाएगा, √3 गुने √9 है तो 9 तिया क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, तो रूट के अंदर वाला को क्या हो जाता है गुना हो जाता है। √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ √3x माइनस √8y इक्वल टू 0 है, ये समीकरण 2 है। हमको क्या करना है इसको गुना करना है, तो देखिए ना इससे 8 में, इससे क्या करना है √8 में, इससे कितना √3 में गुना करना है, सुना है ना। अब यहाँ देखिएगा समीकरण 1 गुने √8 माइनस 2 गुने √3 से, ध्यान दीजिए 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ईवी रूट में तो देखो ना √2 गुने √8 है, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, तो यहाँ कहेंगे 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल 4x प्लस में, यहाँ देखो 8 से इसमें गुना करेंगे 3 में, तो 8 3 24, 8 3 24y आप बराबर 0 हो जाएगा। 3 से इसमें गुना करेंगे तो 3 3 सेम है, तो 3 खत्म हो जाएगा, माइनस में 8 3 24 हो जाएगा, 24 y इक्वल टू 0। अब देखते हैं क्या ये दोनों कट जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो दोनों क्या होगा कट जाएगा, तो ये 4 3 7 x बराबर 0, यहाँ से x का मान निकालने तो 0/7, यानी कि x का मान आपका 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब समीकरण क्या में समीकरण 1 में x का मान x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा छोटी, यहाँ √2x प्लस में √3y इक्वल टू 0, यहाँ देखते क्या यहाँ पर जो है √2 गुने यहाँ x के जगह 0 रखेंगे और प्लस में √3
y इक्वल टू 0। बहन जी ये 0 हो जाएगा, प्लस में √3y इक्वल टू 0, 0 से 0 खत्म हो जाएगा तो √3y बराबर 0। यहाँ पर y का मान निकालेंगे तो 0 बटा √3, यानी कि y का मान 0 हो जाएगा। अतः x बराबर 0 और y बराबर 0, यही इसका